हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल शिक्षा लाइन्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम संघीय विधायिका पढ़ रहे थे, जिसके तहत है वो लोकसभा के हमने अध्यक्ष है उपाध्यक्ष तक देख लिया था, और इससे संबंधित है वो क्या प्रावधान से उससे संबंधित देख लिया था। और आज हम देखेंगे ये लोकसभा के तहत है कुछ प्रमुख तथ्य देखेंगे, और उसके साथ साथ ये देखेंगे कि लोकसभा के जो क्या शक्तियाँ उसका उनसे उनकी जो फंक्शंस है या कार्य है उनके बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन से वो कार्य लोकसभा के तहत किए जाते हैं। उससे पहले हम थोड़े बहुत इसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, जो कि कई बार एग्जाम्स में सीधे पूछ लिए जाते हैं, और उनके बारे में है वो जानकारी होना भी ज़रूरी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो प्रथम लोकसभा थे उसके अध्यक्ष कौन थे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, तो इसकी बात की जाए प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, तो इनका ध्यान रखना है जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर, ठीक है। ये हो गए प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, जो जीवी मावलंकर थे। और इसके बाद अगर बात की जाए वर्तमान में, तो वर्तमान में है वो ओपी बिरला साहब है, वो की अध्यक्ष है अभी लोकसभा के, ओपी बिरला साहब। और ये कोटा से चुने गए सांसद है, और ओपी बिरला साहब। और उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कि ऐसे कौन से दो अध्यक्ष रहे जो कि अध्यक्ष रहने के साथ साथ है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष भी रह चुके थे। तो उनमें बात की जाए तो सबसे पहले नाम आएगा जो अयंगर साहब थे। इनका पूरा नाम होगा ए एस अयंगर। ए एस अयंगर पहले थे। और दूसरे बात की जाए हुकुम सिंह। ये उपाध्यक्ष और अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों रहे। तो इनकी बात की जाए कि कौन से ऐसे दो व्यक्ति थे जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे और लोकसभा उपाध्यक्ष भी रहे। तो इसमें ए एस अयंगर साहब और हुकुम सिंह जी, ये दोनों हैं वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद पर रहे थे। अब बात करती जाए कि कौन से थे जो लोकसभा अध्यक्ष थे और उसके साथ साथ है वो राष्ट्रपति भी बने। तो वो नाम होगा नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी, तो ये स्पीकर के साथ साथ है बाद में राष्ट्रपति भी बन गए थे। ये चीज़ भी है वो ध्यान रखनी है। और उसके बाद बात की जाए तो महिला, तो इसमें हो जाएगा प्रथम महिला स्पीकर कौन बनी थी, तो वो थे मीरा कुमार। मीरा कुमार है पहली महिला उपाध्यक्ष के रूप में वो पद ग्रहण किया था। और उसके बाद अगर बात की जाए तो सुमित्रा महाजन है वो दूसरी लेडी थी जो कि स्पीकर बने थे, सुमित्रा महाजन। ये चीज़ भी है वो ध्यान रखनी है। जो 16वीं लोकसभा है उसमें है वो सुमित्रा महाजन, और 15वीं लोकसभा है, 15वीं में है वो मीरा कुमार बने थे, और 16वीं में सुमित्रा महाजन। और अभी जो 17वीं लोकसभा चल रही है उसमें है ओपी बिरला साहब। ओपी बिरला साहब। तो ये कुछ फैक्ट्स है जिनको ध्यान रखना है, कभी कभार एग्जाम्स में यहाँ से पूछ लिया जाता है। और कुछ चीज़ें हैं वो ध्यान रखनी है कि जैसे अभी वर्तमान में है वो कौन सी लोकसभा चल रही है, तो वो चीज़ भी ध्यान रखनी है। और लोकसभा के रूप में बात की जाए तो अभी बिरला साहब है स्पीकर है, और इनका है वो दो फैक्ट इनके भी ध्यान रखने हैं। अगर इनके पद के अनुसार बोला जाए तो ये 20वें हैं, 20वें स्पीकर है। और अगर व्यक्तिगत क्रम के हिसाब से देखा जाए तो ये ये 21वें है। व्यक्तिगत क्रम के हिसाब से देखा जाए तो ये 16वें हो जाएंगे। तो 16 और 21, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, कभी कभार हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है। और वर्तमान में वो 17वीं लोकसभा है वो चल रही है। तो ये कुछ इससे रिलेटेड फैक्ट्स है जिसको ध्यान रखना है। और उसके बाद में है वो फैक्ट्स आपको ये भी देखना है कि टोटल पद कितने हैं, अधिकतम है वो सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, और अभी वर्तमान में है वो सदस्य संख्या कितनी है, इनमें से कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, और जो अभी मनोनीत सदस्य वाला इस प्रस्ताव है वो फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। तो कितनी सीटें हैं वो निर्वाचित राज्यों से होकर आती है, और कितना यूनियन टेरिटरी से, और ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। और एक चीज़ ये बता देते हैं कि जो सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें कहाँ से है, तो सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट की बात की जाए तो यूपी से है, और यूपी में है वो 80 लोकसभा सीट है, इसका भी ध्यान रखना है। और यहाँ पे हो सकता है इसका रिजर्व से भी पूछ ले, तो
अनुसूचित जातियों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए भी कितनी आरक्षण रखेगी। और अगर राजस्थान से बात की जाए तो राजस्थान से वो 25 लोकसभा सीटों का प्रावधान है। उसके बाद में अगर न्यूनतम देखा जाए जहाँ पे एक एक सीट का प्रावधान है वो 3 जगह है। पहला आ जाएगा नागालैंड, दूसरा सिक्किम, नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम, ये इन तीनों स्टेट्स में है वो एक एक सीट्स का है वो प्रतिनिधित्व दिया गया है। और इसके साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो यूनियन टेरिटरीज है उसमें दिल्ली से 7 लोकसभा और बाकी सबसे एक एक सदस्य। और एक चीज़ यहाँ पे कीवर्ड ये ध्यान रखना है कि अगर राज्यसभा का पूछे तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व केवल 2 जगह से ही है, दिल्ली पुदुचेरी। इसके अलावा राज्यसभा में अन्य यूनियन टेरिटरी से प्रतिनिधित्व फिलहाल नहीं है। और टोटल यूनियन टेरिटरीज की संख्या भी 8 हो गई है, क्योंकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर की है वो यूनियन टेरिटरीज बनने से संख्या है वो टोटल यूनियन टेरिटरीज 9 हो गई थी, लेकिन दादर नगर हवेली और दमन दीव का है वो मर्ज कर लिया गया। उसके बाद वापस संख्या यूनियन टेरिटरीज की है वो 8 हो गई है। तो ये चीज़ भी हो ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा यूपी से 80 सीटें। न्यूनतम की बात की जाए तो इसमें ध्यान रखना नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम, इनमें है वो एक एक सीट का प्रावधान है। और टोटल यूनियन टेरिटरीज की संख्या अभी 8 है वर्तमान में। और 7 दिल्ली से और अन्य यूनियन टेरिटरी से वो एक एक सदस्य को है वो प्रतिनिधित्व दिया गया। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और राजस्थान से वो 25 है इनकी संख्या। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स थे। अब हम देख लेते हैं कि जो लोकसभा की है वो शक्तियाँ क्या है, यानी इसकी शक्तियाँ और कार्य क्या है, कार्य क्या है। सबसे पहले इसको अगर देखा जाए तो कार्यपालिका संबंधी शक्ति के बारे में, तो कार्यपालिका संबंधी शक्ति के बारे में देखते हैं। तो इसमें एक आर्टिकल 2 ध्यान रखने, आर्टिकल 75(2) और आर्टिकल 75(3), ठीक है। 75(3) में ये होता है कि जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से है वो किसके प्रति उत्तरदायी होगी। तो इस चीज़ का है वो ध्यान रखना। जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति है वो उत्तरदायी होगी। ये चीज़ है वो 75(3) में है वो ध्यान रखना, क्योंकि जब तक है वो बहुमत है तब तक है लोकसभा में बना रहते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है लोकसभा के प्रति है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व, तो इसमें है वो उत्तरदायित्व किस टाइप का है, सामूहिक उत्तरदायित्व है, ठीक है। 75(2) में है व्यक्तिगत। तो इसमें होता है कि जो मंत्री है वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत तक है वो अपने पद पर बने रहते हैं। तो ये पश्चात पर्यंत का है वो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये एक तरह का व्यक्तिगत है वो उत्तरदायित्व इसी के तहत है होता है। तो कुछ चीज़ें हैं वो जैसे शक्ति पर इस प्रकार से है वो लोकसभा का है वो कैसे नियंत्रण होता है। और लोकसभा का है वो जब तक विश्वास प्रस्ताव है तब तक है वो मंत्रिपरिषद है वो बनी रहेगी जब तक उसमें बहुमत है। तो उसके बाद में है इसका अगर कार्यपाल संबंधी कुछ किया जाए तो ये देखा जाए जो भी बिल वगैरह पेश किए जाते हैं वो सरकारी बिल है वो मंत्री द्वारा पेश किए जाते हैं और वो लगभग है वो पास भी हो जाते हैं। तो ये है वो कार्यपालिका संबंधित है कुछ नियंत्रण बेसिकली है वो लोकसभा कैसे रख सकती है। तो ये चीज़ होती है लोकसभा के तहत है वो। तो और अगर इसके बाद दूसरा देखा जाए तो दूसरा हम देखेंगे विधायी। दूसरा है विधायी कार्य शक्तियाँ क्या है इसकी। तो कोई भी विधेयक लाया जाता है, तो कौन सा विधेयक अब लाया जाता है, कुछ जैसे धन विधेयक हो गया, तो इसको है वो बेसिकली जैसे लोकसभा में पहले जाता है, इनका हम अलग से वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, साधारण विधेयक में क्या होता है, वित्त विधेयक में क्या होता है, धन विधेयक में क्या होता है, वो बेसिकली उसका हम पूरा अलग से डिटेल्स में देखेंगे। यहाँ पे है वो जो विधेयक है वो प्रस्तुत किया जाता है, तो उसमें ये होता है कि संसद के दोनों सदनों की सहमति आवश्यक होती है, उसमें लोकसभा की सहमति ये इनकी भी जरूरत होती है। और धन विधेयक के संबंध में है वो लोकसभा को है विशेष शक्ति प्राप्त है, जिसके तहत है वो उस बिल को 14 दिन के अंदर अंदर पास करा दे। अब देख लीजिए कोई सामान्य विधेयक होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें गतिरोध 6 महीने का होता है। अगर 6 महीने से ज़्यादा गतिरोध हो तो है वो राष्ट्रपति है वो संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, राष्ट्रपति अब संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। आर्टिकल 108 के तहत है वो जॉइंट सीटिंग होती है, नहीं संयुक्त अधिवेशन, जॉइंट सेशन
संयुक्त अधिवेशन, इसके तहत है वो फिर बिल पर डिसीजन लिया जाता है। और इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब संयुक्त अधिवेशन होता है तो इसकी है वो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा स्पीकर ही होगा, लोकसभा अध्यक्ष। और जो कार्य प्रणाली, नियम प्रणाली है वो भी है वो लोकसभा की तरह ही होती है। और उसके बाद है वो गतिरोध को समाप्त करने के लिए जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, उसके बाद है वो विधेयक पास किया जाता है। और जब विधेयक पास होता है तो वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, और प्रेसिडेंट के पास नहीं जाए तब तक वो बिल ही रहता है। जब प्रेसिडेंट इस पे सिग्नेचर कर देते हैं तब है वो एक्ट, तब ये बिल है वो एक्ट का रूप ले लेता है। तो ये चीज़ है वो ध्यान रखनी है। और लोकसभा को है वो धन विधेयक के संबंध में है वो विशेष शक्तियाँ प्राप्त है, ये चीज़ भी है वो ध्यान रखनी है। उसके बाद देखते हैं वित्तीय शक्तियाँ। तो वित्तीय शक्तियों में मैंने जैसे अभी बात की थी, जो पावर दी गई है कि जो धन विधेयक होता है वो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही पारित किया जाता है। और इसको 108 के तहत है, आप संयुक्त अधिवेशन में नहीं घसीट सकते। राज्यसभा इसको ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तक रोक सकती है, उससे ज़्यादा नहीं रोक सकती है। फिर है वो बिल है वो स्वतः ही पारित समझा जाता है, क्योंकि बेसिकली फॉर्मेलिटीज़ के लिए ही प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, क्योंकि वो पूर्व सहमति से ही बिल पारित किया जाता है। तो इसमें है वो राज्यसभा को है वो विशिष्ट शक्ति प्राप्त नहीं है, इसको में लोकसभा को है विशिष्ट शक्ति प्राप्त है, क्योंकि राज्यसभा ज़्यादा से ज़्यादा है वो 14 दिन के लिए अटका सकती है, उसके ज़्यादा बिल अटका नहीं सकती है। राज्यसभा इसमें कुछ संशोधन करने के लिए वो कह सकती है लोकसभा से, लेकिन वो लोकसभा पर निर्भर है कि संशोधन करे या नहीं करे, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये चीज़ है वो वित्तीय शक्तियों के तहत है वो लोकसभा को प्राप्त है। उसके बाद देखेंगे कि जो संविधान संशोधन होता है उसके तहत है वो क्या शक्तियाँ प्राप्त है, संविधान संशोधन संबंधित। और अगर संविधान संशोधन संबंध में बात की जाए जो 368 के तहत हुआ है, और ये प्रावधान है वो साउथ अफ्रीका से लिया गया, और इसका भाग 20 में है वो उल्लेख किया गया। इसके बारे में हम देखते हैं। तो जो संविधान संशोधन के बारे में, तो सबसे पहले बात की जाए तो इसमें है वो दोनों सदनों को है वो समान शक्ति प्राप्त है, दोनों सदनों को समान शक्ति प्राप्त है। और एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि 108 धन विधेयक और संशोधन विधेयक, जो संविधान संशोधन विधेयक है उस पर 108 के तहत आप जॉइंट सीटिंग नहीं बुला सकते, यानी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते। तो ये चीज़ है वो ध्यान रखना, इन दोनों पे ही लागू नहीं होती है। संविधान संशोधन को दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पास करना है वो जरूरी होता है, तभी वो पारित समझा जाता है, अन्यथा है वो संविधान संशोधन विधेयक है वो पास नहीं होता है। तो इस चीज़ को है वो बेसिकली ध्यान में रखना है। अब हम कुछ चीज़ें और देख लेते हैं, जैसे कि लोकसभा का और का रोल होता है। तो सबसे पहले बात की जाए राष्ट्रपति के इलेक्शन में, इसका अलग से फॉर्मेट बना देते हैं। इसमें देखते हैं हम प्रेसिडेंट, ठीक है, और इसमें हम देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट यानी इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के इलेक्शन में भी लोकसभा के मेंबर भाग लेते हैं, और उपराष्ट्रपति के इलेक्शंस में भी है लोकसभा के मेंबर भाग लेते हैं। तो इन दोनों चीज़ का है वो ध्यान रखना है कि लोकसभा में जो मेंबर्स होते हैं वो किस किस के है वो चुनाव में भाग लेते हैं। तो इसमें है वो केवल इलेक्टेड ही भाग लेंगे, नॉमिनेटेड नहीं लेंगे। इसमें है वो टोटल यानी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड है वो दोनों भाग लेते हैं। तो इसमें है वो केवल संसद के सदस्य ही शामिल होते हैं, संसद के सदस्य शामिल होते हैं। इसमें है वो संसद और राज्य विधानमंडल के और यूनियन टेरिटरी जहाँ पे दिल्ली पुदुचेरी, इनके निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य या कुल सदस्य वो भाग नहीं लेते। तो ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में किस समक्ष में लोकसभा के संबंध में है क्या शक्ति है, इसके बारे में ये है। और एक चीज़ इसमें ये देख लेते कि जो दोनों हमने पढ़ लिया है, लोकसभा राज्यसभा पढ़ लिया, इसमें एक ये होता है कि कुछ विशेषाधिकार मिले होते हैं, जो कि आर्टिकल 105 के तहत है वो, जिनको बोला जाता है संसदीय विशेषाधिकार। आर्टिकल 105 के तहत है वो
संसदीय विशेषाधिकार मिले हुए हैं, जिसमें ये होता है कि आप जो संसद के सदस्य है वो, कोई मान लो अधिवेशन शुरू हुआ है और कुछ कंप्लेन हो गई है, तो है वो 40 दिन तक है वो आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। और ये केवल है वो दीवानी यानी जो संपत्ति से संबंधित मामलों में है वो लागू होती है। अगर कोई आपराधिक मामला है तो वो इसका अपवाद है। और लेकिन फिर भी अगर कहीं गवाही वगैरह जाना है तो उससे पहले वो लोकसभा स्पीकर से वो अनुमति लेनी जरूरी होगी, उसके बाद ही वो चीज़ की जा सकती है। लेकिन इसमें एक ही बात ये ध्यान रखना है कि जो एक्सेप्शनल है, कुछ भी बोल सकते हैं, इनमें कार्रवाई नहीं होगी लोकसभा के फॉरम पे। लेकिन जो जजेस होते हैं उनके खिलाफ जब कार्रवाई चल रही हो किसी पर, महाभियोग जैसी प्रक्रिया लागू की गई, तब है उनके व्यवहार पर है बात की जा सकती है, न्यायाधीशों के व्यवहार पर, अन्यथा है वो नहीं की जा सकती। ये चीज़ भी है इसमें थोड़ी सी कॉमन है, उसका ध्यान रखना है कि अगर उस पर कोई जो महाभियोग जैसी प्रक्रिया चल रही है तब तो आप इस पे है वो कर सकते हैं काम। उसके बाद में है वो कुछ चीज़ें जैसे इम्पोर्टेंट है, कार्रवाई गुप्त रखना, ये सभी लोकसभा जो शक्तियों के अंतर्गत आता है। तो ये कुछ मेन इम्पोर्टेंट थी। और अगर इसमें कुछ भी आपको डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल शिक्षा लाइन्स, और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।